ईएसजी इन्वेस्टिंग को लेके हमारे मन में कई सवाल आते हैं। जैसे कि हमने सुना था कि म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होते हैं उनके फंड्स जो होते हैं फोकस्ड इक्विटी फंड्स होते हैं, मल्टी कैप्स होते हैं, लार्ज कैप्स होते हैं, मिड कैप्स होते हैं, ऐसे फंड्स होते हैं। लेकिन ईएसजी फंड जो होता है उसके बारे में हमने पहली बार सुना है, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये आता है कि ईएसजी फंड होता क्या है, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हम इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं रिगवानंद साहू, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें और आपका फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। अगर ऐसे वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो आप राइट साइड में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारे जो वीडियो अपलोड्स होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएसजी फंड क्या होता है और ईएसजी इन्वेस्टिंग क्या होता है। जैसे कि इसका नाम ईएसजी होता है, ईएसजी स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट, एस स्टैंड्स फॉर सोशल, जी स्टैंड्स फॉर गवर्नेंस। यानी इन तीन पैरामीटर के ऊपर हम इन्वेस्ट करते हैं। किसी कंपनी चुनने से पहले हम इन तीन पैरामीटर के ऊपर उसको रेटिंग करके उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहले क्या होता था कि हमारे जो रिसर्च होते थे या हम जो इन्वेस्ट करते थे किसी भी कंपनी में, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते थे, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते थे, ईपीएस देखते थे, या तो पी रेशियो देख के हम इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन इसके अलावा हम अगर ईएसजी क्राइटेरिया के ऊपर हम अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा, तो हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है और सस्टेनेबिलिटी भी मिल सकता है। यानी आप अगर ईएसजी को और दूसरे तरीके से बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, ये सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग हो सकता है या तो सोशली रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका पहला जो क्राइटेरिया होता है, ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्राइटेरिया क्या होता है ईएसजी फंड में और ईएसजी इन्वेस्टिंग में। एनवायरमेंट यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनका एयर पोल्यूशन होता है, जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं। तो उसके चलते क्या होता है कि ये एनवायरनमेंट के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जिसके चलते अगर कंपनी इसको मैनेज प्रॉपर नहीं करेगा आगे जाके, तो ये पोल्यूशन एनवायरनमेंट को खराब करता है और इसके अलावा साइड इम्पैक्ट भी डालता है अपना बिजनेस के ऊपर। और उसके अलावा कुछ कंपनीज होते हैं जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं अपना एक्सपेंशन करने के लिए, कंपनी का अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या तो कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जिनको डिफॉरेस्टेशन करके ही अपना जो रॉ मेटेरियल्स डिफॉरेस्टेशन से ही मिलता है। तो उन्हीं कंपनी के लिए ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जो कि एनवायरनमेंट को खराब करते हैं। कुछ कंपनियां जो कार्बन एमिशन को कंट्रोल नहीं करते हैं और डिफॉरेस्टेशन के अलावा वो वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करते हैं, यानी वाटर को पोल्यूट करते हैं। कुछ कंपनीज होते हैं जो कि अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो नदी में बहा देते हैं, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो ये इन्हीं तीन चार फैक्टर जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं और इसके अलावा एनवायरनमेंट को खराब करते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन करके भी खराब करते हैं। तो ये जो चार चीजें हैं जो कि एनवायरनमेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट फैक्टर में आता है जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कंपनी में। अगर ये कंपनी अगर इसको मैनेज प्रॉपरली नहीं करेगी तो इसके चलते गवर्नमेंट उसके ऊपर फाइन लगा सकती है और उसके अलावा इसको बंद करने के लिए भी नोटिस दे सकती है। तो ये लॉन्ग रन में यानी लॉन्ग टर्म में ये कंपनीज एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, यानी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई इन्वेस्टर इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो इसको काफी नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तो उसके सेकेंड और इसमें जो क्या होता है कि सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपनीज एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। उनका जो अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर फाइन लगाती है तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी खराब हो सकता है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब होगा तो इन्वेस्टर को नुकसान भी हो सकता है और प्रॉफिट अच्छा नहीं मिल सकता है। तो इसमें दो कैटेगरी जो होते हैं, जो इंडस्ट्रीज रिलेटेड कंपनीज होते हैं उनको नेगेटिवली लिया जाता है, जैसे कि माइंस रिलेटेड कंपनीज होते हैं और जो एयर को पोल्यूट करते हैं। जो कंपनीज डिफॉरेस्टेशन करते हैं ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है एनवायरनमेंट के ऊपर। और कुछ कंपनीज होते हैं जो अपना वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट होते हैं वो ऐसे ही नदी में बहा देते हैं, या लिक्विड जो वेस्ट होते हैं वो ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं। तो ये एक एनवायरनमेंट के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये अपना कंपनी का जो प्रॉफिट के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। क्योंकि मान लीजिए कोई कंपनी अगर ऐसे
एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा, बाय एयर को पोल्यूट करेगा, या तो आपका वाटर को पोल्यूट करेगा, तो इसका अगेंस्ट में गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, या तो कंपनी के ऊपर फाइन डाल सकती है। इसके अलावा अगर कंटिन्यूसली ये सेम अगर पोल्यूट करती रहेगी कंपनी, तो इसको बंद करने की भी नोटिस भेज सकती है कंपनी। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कंपनी का प्रॉफिट या लॉस के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट इसके ऊपर एक बड़ा फाइन डाल देता है, तो क्या होगा, इसका प्रॉफिट लॉस के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसमें क्लाइंट को भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, जो कि क्लाइंट को रिटर्न कम मिलेगा। या तो अगर कंपनी बंद हो जाती है तो उसका पोर्टफोलियो में बहुत ही मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है क्लाइंट का पोर्टफोलियो में। तो ये पहला फैक्टर है जो कि नेगेटिव होता है कंपनी के लिए, जो प्रॉपरली उसका पोल्यूशन को मैनेज नहीं करते हैं। ये एक एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है। एनवायरमेंट जो क्राइटेरिया होता है उसको अगर प्रॉपरली फुलफिल नहीं करेगा, तो कुछ कंपनियों को इसीलिए जो एनवायरमेंट को क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, यानी पोल्यूशन करते हैं, उनको इस कैटेगरी से एक्सक्लूड किया जाता है, यानी ESG कैटेगरी से एक्सक्लूड किया जाता है। जैसे कि जो माइनिंग इंडस्ट्रीज होते हैं और जो वाटर को पोल्यूट करने वाली कंपनीज होते हैं, उनको इस कैटेगरी से यानी ESG इन्वेस्टिंग से एक्सक्लूड किया जाता है। और सेकेंड कैटेगरी होता है यानी सोशल होता है, सोशली रेस्पॉन्सिबल कंपनीज होते हैं। जो सोशली रेस्पॉन्सिबल कंपनीज होते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है, और जो रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता है। सोशली रेस्पॉन्सिबल कंपनीज कौन होते हैं? जो सोशली रेस्पॉन्सिबल कंपनीज कौन होते हैं? जो अपना स्टेक होल्डर का ख्याल हमेशा रखते हैं, वो सोशली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी अपना एम्प्लॉयज को सही टाइम पे सैलरी नहीं देती है, या तो उनका हेल्थ हैजार्ड को प्रॉपरली मैनेज नहीं करती है, और जो उनका जो पार्टनर्स होते हैं उनका प्रॉपर मैनेज नहीं करते हैं, और जो उनका क्लाइंट्स होते हैं उनको प्रॉपरली बिहेव नहीं करते हैं, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं, वो उनका बिजनेस सस्टेनेबल नहीं करता है। और कभी कभार जेंडर इनइक्वालिटीज भी होती है कंपनी के अंदर, तो वहाँ पे जो लेडी एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए भी एक एम्प्लॉयज के लिए एक जेंडर इनइक्वालिटी देखा जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। और कुछ होता है, कुछ ऐसी कंपनीज होते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करती है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इन्वेस्टिंग के लिए कंपनी के ऊपर। तो ये कैटेगरी में अगर जो सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसको इस कैटेगरी से, इस ESG इन्वेस्टिंग से एक्सक्लूड किया जाता है। जैसे कंपनीज होते हैं, लाइक आपका सिगरेट कंपनीज होते हैं, लिकर कंपनीज होते हैं, ये सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, तो इनको इस कैटेगरी से ESG इन्वेस्टिंग से एक्सक्लूड किया जाता है। तीसरा पैरामीटर जो होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज जो होते हैं उनका इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत होता है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये दिखाई नहीं देता है। कभी कभार आपने सुना होगा सत्यम जैसे कंपनीज में क्या हुआ कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना मैनिपुलेट किया गया कि बाद में पता चला कि इसमें बहुत सारे मैनिपुलेशन हुआ था, जिसके चलते वो कंपनी बंद हो गई। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो उनके अंदर यानी उसका गवर्नेंस प्रॉपर नहीं होगा, जैसे कि मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा, इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा, और इसका कुछ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छुपाया जाता है कुछ कंपनीज का। और कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो उनको पे पैरिटी नहीं होता है, यानी जो हायर लेवल पे एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सैलरी देती है कंपनी, और कुछ कंपनी लोअर एग्जीक्यूटिव को बहुत ही कम सैलरी मिलती है। और कभी कभार ये मैनेजमेंट अगर प्रॉपर नहीं होता है तो स्ट्राइक कर देते हैं एम्प्लॉइज लोग, तो उसके चलते ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है कंपनी का प्रॉफिट लॉस पे, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो प्रॉपर अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो स्ट्राइक भी कर लेते हैं। और उसके अलावा जैसे कि शेयर होल्डर का अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा कंपनी में, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो एक पिलर होते हैं कंपनी में, अगर उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो लॉन्ग टर्म में ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कंपनी के लिए। तो ये है आपका गवर्नेंस। अगर प्रॉपर गवर्नेंस नहीं रहेगा कंपनी में, तो ये इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा और रिटर्न में यानी प्रॉफिट पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो अगर कोई इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेगा इन्हीं सारी कंपनियों में, तो आगे जाके इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो इसमें रिटर्न भी अच्छा नहीं आएगा। ओके, तो ये 3 पैरामीटर है जिसके ऊपर
यानी जिसके ऊपर स्टॉक पिकिंग किया जाता है इन्वेस्ट करने से पहले। और आज हम देखेंगे कि ये जो ESG इन्वेस्टिंग इंडिया में इतना ज़्यादा काफ़ी नहीं बढ़ा है, क्योंकि कुछ साल पहले ही इंडिया में आया, 1-2 साल पहले ही इंडिया में आया। SBI का ESG फंड जो है ये पुराना है, लेकिन उसका नाम पहले इक्विटी फंड था, उसको कन्वर्ट किया है ESG पैरामीटर में, उसको कन्वर्ट किया गया है। और इसके अलावा 3-4 और नए कंपनी जो AMCs हैं वो लाए हैं ESG फंड को, जैसे कि आदित्य बिरला AMC ने लाया है, उसके अलावा एक्सिस पहले लाया है इसका पहले, और ICICI भी लाया है। तो ऐसे बहुत सारे AMCs ESG फंड में धीरे धीरे करके अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ESG पैरामीटर के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन हम ग्लोबल ESG पैरामीटर में देखेंगे, ग्लोबल ESG फंड में अगर हम देखेंगे, इसमें करीबन 400 से ज़्यादा कंपनीज हैं, 400 से ज़्यादा AMCs जो ESG फंड में काम कर रहे हैं, ESG क्राइटेरिया के ऊपर फंड निकाले हैं, जो कि करीबन $400 ट्रिलियन का AUM मैनेज करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में 400 ट्रिलियन का AUM मैनेज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इन्वेस्टिंग है, ESG इन्वेस्टिंग है, एक लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और ये एक रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग होगा, ताकि हर किसी को इसको लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो जहाँ तक इंडिया की सवाल है, इंडिया में इसका अवेयरनेस इतना नहीं है, और धीरे धीरे इसका अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो आइए जानते हैं ये ESG जो इन्वेस्टिंग होता है, इसका कौन सा, इसका जो इंडेक्स किसका साथ, इसका बेंचमार्क इंडेक्स क्या है। जैसे कि आपको पता होगा निफ्टी इंडेक्स होता है, और ये बेंचमार्क इंडेक्स इसका होता है ESG निफ्टी ESG 100, ये बेंचमार्क इंडेक्स होता है इसमें। जैसे कि इसमें क्या होता है कि पहले निफ्टी 100 से स्टॉक पिकिंग किया जाता है, ESG 100 में इंक्लूड होने के लिए आपको ये निफ्टी 100 में होना चाहिए। अगर वहां से पिक किया जाता है, यानी वहां से क्राइटेरिया होता है कि ESG इंडेक्स में इंक्लूड होने के लिए आपका ESG 100 निफ्टी 100 में होना जरूरी है। उसके अलावा कंपनी का ESG स्कोर होना चाहिए, अगर उस कंपनी का ESG स्कोर नहीं होगा तो ESG इंडेक्स में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। निफ्टी 100 ESG इंडेक्स जो है, इसका शुरुआत हुई थी अप्रैल 1, 2011 को, और इसमें जो इंडेक्स निफ्टी 100 में होंगे उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है, और इसमें हर किसी कंपनी को स्कोर दिया जाता है, यानी रेटिंग दिया जाता है 1 से 5 के बीच में। जो 1 से 3 के बीच में रहेंगे उनको अच्छे ESG होते हैं, ESG कैटेगरी में उनको इंक्लूड किया जाता है, और 4-5 जो होते हैं वो नेगेटिव होता है, उनको एक्सक्लूड किया जाता है इस फंड से, इस इंडेक्स से। तो ये इंडेक्स जो है आपका देखा गया है कि इसमें एक्सक्लूसन ये भी होता है कि जो सिगरेट इंडस्ट्रीज होते हैं और जो अल्कोहल रिलेटेड कंपनीज होते हैं, अल्कोहल प्रोडक्शन करते हैं जो कंपनियां, उनको इसमें से एक्सक्लूड किया जाता है। और कुछ कंपनीज होते हैं जो गैम्बलिंग में रिलेटेड होते हैं, जो गैम्बलिंग रिलेटेड कंपनीज होते हैं उनको भी इसमें से एक्सक्लूड किया जाता है, और वेपनरी बिजनेस में है जो, उनको भी इसमें से एक्सक्लूड किया जाता है। और इसमें ऐसा देखा गया है कि जो कंपनीज इस इंडेक्स में है, ESG इंडेक्स में है, इसमें करीबन 88 कंपनीज हैं ESG इंडेक्स में, ESG निफ्टी 100 ESG में, और इसमें से स्टॉक पिकिंग किया जाता है। कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करता है, ये एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है, ESG निफ्टी ESG 100 होता है, और इसमें देखा गया है कि जो ये इंडेक्स का रिटर्न है, हम निफ्टी का इंडेक्स 100 निफ्टी 100 इंडेक्स को हमेशा बीट करता है। इसमें 9 इंस्टेंसेस से 7 इंस्टेंसेस में देखा गया है कि इसका जो रिटर्न है निफ्टी 100 इंडेक्स को ये बीट किया है। और 6 महीने में इस इंडेक्स का जो एक्सक्लूसन या इंक्लूसन होता है कंपनी का, इसका जो ESG स्कोर के ऊपर इसका एक्सक्लूसन या इंक्लूसन होता है। और इसमें ये देखा गया है कि जो कंपनियां ESG कंप्लेंट होते हैं उनका लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न आता है, और जो कंपनियां ESG कंप्लेंट नहीं होते उनको हाई पॉलिश किया जाता है। ये देखा गया है कि जो ESG कंप्लेंट कंपनीज होते हैं वो बेटर फ्यूचर अर्निंग्स फोरकास्ट करते हैं, और इसमें कोई रेगुलेटरी इशू नहीं होता है, जबकि जो ESG कंप्लेंट नहीं होते हैं उनको
बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज होते हैं, और इसके अलावा ये लॉन्ग टर्म में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनको कम पड़ता है, और इनका प्रॉफिट पोटेंशियल भी बढ़ जाता है, और इनको कोई रेगुलेटरी इशू नहीं होता है, और इसमें बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, बेटर नंबर प्रोवाइड करते हैं, और इनका एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है। और ऐसा देखा गया है कि आजकल एफआई और डीआई जो है इसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, आजकल इन्वेस्ट करने से पहले इन कैटेगरी के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देते हैं, जो कि आजकल ऐसा हुआ है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टिंग में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इसके अलावा जो कंपनियां इलेक्ट्रिक क्लिंटेज कंपनी होते हैं उनमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ESG, दोनों कैटेगरी स्टॉक्स जो होते हैं ESG कंप्लायंट होते हैं। ओके, तो आइए जानते हैं ऐसा 2 बेनिफिट्स या 2 बेनिफिट्स जो ESG में आपको मिलता है जब आप ESG बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहला जो होता है, ये कैन ऑप्टिमाइज फाइनेंशियल रिजल्ट्स। जैसे कि मैंने बताया, ESG में अगर एनवायरमेंट और सोशल और गवर्नेंस का कोई इशू अगर किसी कंपनी में नहीं आएगा, ESG कंप्लायंट होगा, तो उसमें प्रॉफिट पोटेंशियल इसका बढ़ जाता है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉन्ग रन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा आता है, और उसके अलावा कोई रेगुलेटरी इशू नहीं होता है जो कि फाइन देना पड़ता है। जो रेगुलेटरी इशू जिस कंपनी में नहीं आता है उनको फाइन वगैरह नहीं देना पड़ता है, तो इसीलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और इसके अलावा ये देखा गया है कि इसका रिटर्न काफी अच्छा मिलता है, जो कि ESG कंप्लायंट नहीं होते हैं। और सेकेंड जो होता है, इसमें देखा गया है कि जो निफ्टी का रिटर्न है, निफ्टी ESG 100 ट्राई का रिटर्न है, वो बेहतर रिटर्न दिया है निफ्टी 100 ट्राई के अगेंस्ट में। 9 इंस्टेंस में से 7 इंस्टेंसेस में रिटर्न अच्छा मिला है। और सेकेंड जो है, जो बेनिफिट इसमें मिलता है ESG इन्वेस्टिंग्स में, ये होता है ESG हेल्प्स टू अवर डाउनसाइड रिस्क। अगर हमें पता होगा कि इस कंपनी का ESG स्कोर अच्छा है, यानी ये तीनों पैरामीटर में अच्छा कर रहा है, तो ये आगे जाके आपको अच्छा रिटर्न देगा, वो तो देगा ही। इसके अलावा इसका डाउनसाइड रिस्क भी कम होगा, यानी किसी रीजन के चलते अगर मार्केट गिर जाता है तो स्टॉक का प्राइस इतना नीचे नहीं जाएगा। यानी जो हम दूसरी कंपनी में जो ESG कंप्लायंट नहीं होते उनके कंपैरिजन में ये ऊपर रहेंगे, यानी आपका रिटर्न अच्छा रहेगा, और बिजनेस रिस्क भी काफी हद तक कम हो जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है ना, जो कंपनीज ESG कंप्लायंट नहीं होते हैं उनका दुकान भी बंद हो जाता है कभी कभार, क्योंकि वो ESG कंप्लायंट नहीं होते हैं। गवर्नमेंट उनके ऊपर बंद करने का भी नोटिस दे सकता है। और ऐसे कॉर्पोरेट इश्यूज के चलते बहुत सारी कंपनियां, जैसे आपने सुना होगा येस बैंक में कॉर्पोरेट इशू आया था, और उसके अलावा जैसे किंगफिशर में आया था, कॉर्पोरेट इशू आया था, तो उसके चलते उनको बंद करना पड़ गया था। उनका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। तो इन 3 चीजों के ऊपर, 3 ESG फ्रेमवर्क के ऊपर हम अगर काम करेंगे, यानी इसके ऊपर हम अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो हमें रिस्क कम हो जाएगा और रिटर्न पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। हमें पता चल जाएगा ESG स्कोर इसका कम है, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और जो ESG स्कोर जिसमें ज्यादा होगा हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो अपना डाउनसाइड रिस्क कम होगा और प्रॉफिट पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। तो ये है डिटेल पूरा ESG इन्वेस्टिंग का। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और आपका फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।